बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। मसला ये है कि ना 30 अप्रैल और ना ही 8 अक्टूबर, अब जो इंतखाबात की अनाउंसमेंट हुई है पंजाब में वो है जी 14 मई, 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होने हैं। ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, मुअज़्ज़ज़ 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया है। एक दफ़ा फिर से वही सूरत हाल हुई है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला दे दिया है, जिसके ऊपर जो हुकूमत है वो बिल्कुल नाखुश है। उन्होंने इस फैसले को ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि वो ये कहती है कि ये फैसला नाकाबिले अमल है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो खुश है, वो लुडियाँ डाल रही है, वो ये समझती है कि जी आइन की जीत हुई है। और वो समझे भी क्यों ना, उनका समझना बनता भी है, बिकॉज उनकी पूरी फाइट, क्योंकि जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, इमरान खान साहब जिस तरह से अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपना कोई लाहे अमल इस हवाले से नहीं बनाया। और अभी भी आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ठोस लाहे अमल नहीं है, सवाए इसके कि वो अदलिया को ही और सुप्रीम कोर्ट को ही देखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिस्से की जंग है वो सुप्रीम कोर्ट ही लड़ रही है। उनको इंतखाबात चाहिए थे, उनकी अपडेट जो है वो 14 मई आ गई है। मगर $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या 14 मई को भी इंतखाबात होंगे? तो इस हवाले से मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगी। मैं आपसे ये भी बात करूंगी कि आज जो पूरा दिन जो फैसला हुआ, उसके बाद जिस तरह से इस फैसले को मुस्तरद किया गया हुकूमत की तरफ से, और जिस तरह से ये कहा गया कि ये फैसला नाकाबिले अमल है, कि इसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, तो ये रास्ते पे चल के, इस वाली राह को इख्तियार करके क्या हुकूमत अपने लिए कोई भलाई कर रही है? तो उसका जवाब है कि नहीं। हुकूमत ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो सीसा पिलाई दीवार की तरह सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के इस फैसले के सामने डटकर खड़ी होगी। इस हद तक कि आज तो जो नवाज शरीफ साहब हैं ताहयात कायद, उन्होंने लंदन से बैठ करके धुआंधार दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये मुतालबा किया कि भाई रेफरेंस होना चाहिए, रेफरेंस दायर करना चाहिए इन तीनों जजेस के अगेंस्ट। अब मसला ये है कि मसला जुडिशरी का है, मसला अदालत का है। अदालत ने एक कन्फ्यूजन क्रिएट की, अदालत ने ही इस चीज़ के अंदर इंटरवीन करके पंजाब की इंतखाबात का जो पूरा मामला था वो अपने ज़िम्मे लिया। अब ये KPK के इंतखाबात की बात नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं हो रही है उसके ऊपर मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको 2 चीज़ें बतानी है। 2 चीज़ें बतानी है, क्या है दिखाई देती हूँ आपको सीधा सीधा। सबसे पहले तो आप एक तस्वीर देखें नवाज शरीफ साहब की। इस तस्वीर के, अच्छा अब आप पूछेंगे क्या है इस तस्वीर में? तस्वीर में नवाज शरीफ साहब हैं, आगे कुछ माइक पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। ज़रा थोड़ी ड्रेसिंग पे भी गौर कर लें भाई। नवाज शरीफ साहब की ड्रेसिंग आप देखें, उन्होंने एक जैकेट सी पहनी हुई है बेज कलर की, और एक उन्होंने स्कार्फ लिया हुआ है। और ये जो उन्होंने स्कार्फ लिया हुआ है ये एक बहुत बड़े ब्रांड का स्कार्फ है। और असल में ये जो कहानी है ना, ये स्कार्फ से ही रिलेटेड है। इशू क्या हो रहा है कि इस तस्वीर के हवाले से ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी मीम्स फैलाई जा रही हैं जिससे मेरे ख्याल से कि लोगों के जो इंटेलिजेंस का लेवल है उससे पता चलता है कि जी उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। दूसरी चीज़, इस तस्वीर के ऊपर जिस तरह से बातें हो रही हैं उससे ये भी पता चलता है कि भाई जो नवाज शरीफ साहब है वो किस हद तक लोगों के आसाब पर सवार है। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्रिगेड की, उनके आसाब पर नवाज शरीफ साहब इस हद तक सवार हैं कि उनका बस नहीं चल रहा कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करवा दी है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ये तस्वीर आपको टॉप ट्रेंड्स में कहीं ना कहीं नज़र आएगी। और उसकी वजह ये नहीं है कि जी नवाज शरीफ साहब कोई बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो स्कार्फ नवाज शरीफ साहब ने पहना हुआ है ना, ये असल में स्कार्फ नहीं है, ये भाई झंडे वाला दुपट्टा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके अंदर ये 3 रंग है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब ने स्कार्फ पहना हुआ है ये गुची ब्रांड का है। जिन लोगों को ब्रांड्स का पता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स का पता है, बिकॉज ये लोग पटवारी नहीं है ना, ये लोग तो बेसिकली एजुकेटेड क्लास के लोग हैं। ऐसे लोग हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेशनली इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं। और पाकिस्तानी बेचारों को क्या पता, हमें क्या पता, लेकिन जितने भी लोग जो लंदन, अमेरिका, कनाडा में बैठे होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, उन सबको पता है कि ये गुची का ब्रांड है और गुची का स्कार्फ नवाज शरीफ साहब ने पहना हुआ है। अब शुक्र करें, मैं तो ये समझती हूँ कि शुक्र करें कि लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने नवाज शरीफ को PTI ज्वाइन कराई है। ये नहीं कह दिया कि भाई जो गुची ब्रांड है ना
उसके ओनर्स ने भी और जो गुची पूरा का पूरा है उसने भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लिया, जस्ट बिकॉज कि भाई उसके जो कलर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे से मैच करते हैं। मतलब गुची तो कब से बना हुआ है और इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो कब से बनी हुई है, सबको सब पता है। तो भाई ये तस्वीर, क्योंकि ये भी अपने आप में खबर है ना भाई, और कोई उनको नहीं मिला, उन्होंने सीधा चुकिया नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कह दिया जी नवाज शरीफ साहब ने पीटीआई ज्वाइन कर ली, क्योंकि उन्होंने पीटीआई के झंडे का दुपट्टा पहना हुआ है, अपने गले के अंदर मतलब स्कार्फ लिया हुआ है या जो मफरल पहना हुआ है, जैसे भी आप उसको करेंगे। सो एक तो ये खबर मैंने आपसे शेयर करनी है। दूसरी जो मैंने आपसे खबर शेयर करनी है कि इमरान खान साहब की भी एक फ़ोटो है जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, उसके हवाले से भी मैंने आपको सच्चाई बतानी है। दो तस्वीरें और दोनों के हवाले से मैंने आपको सच्चाई बतानी है। एक तस्वीर नवाज शरीफ साहब की जिसकी मैंने आपको सच्चाई बता दी है कि ऑफकोर्स कि वो किस ब्रांड का उन्होंने स्कार्फ लिया हुआ है और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल से कि पीटीआई ने भी सोचा होगा कि बार बार कीमतें बता करके ब्रांडेड चीज़ों की, मरीम नवाज़ की जूती की, मरीम नवाज़ के दुपट्टे की, मरीम नवाज़ के बैग की, मरीम नवाज़ के स्कार्फ की, नवाज शरीफ साहब के स्कार्फ की, उनकी कॉफ़ी की, अभी उन्होंने कहा कि कुछ नया लेकर के आते हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले में कोई बीट नहीं कर सकता। वो सोशल मीडिया पे और हर जगह पे नई जहतों को छूते हैं, एक नई हाइट, हर चीज़ उनकी नई और ज़बरदस्त होती है। तो इस दफ़ा तो उन्होंने कहा कि जी और कोई नहीं मिला, चलो जी नवाज शरीफ साहब ने ही ना पीटीआई ज्वाइन करा दो। जो दूसरी तस्वीर है जिसका मैंने राज फाश करना है, जिसके बारे में मैंने आपको असलियत बतानी है, वो तस्वीर है भाई टाइम मैगज़ीन की। उसके ऊपर इमरान खान साहब की फ़ोटो आई है। फ़ोटो बड़ी ज़बरदस्त आई है, बहुत अच्छी फ़ोटो है, वेरी गुड जी। और लिखा हुआ है जी द एस्टोनिशिंग सागा ऑफ इमरान खान। अब मज़ा आया ना सुन के? अच्छा सब्र कर ले, हौसला कर ले, थोड़ा वेट कर ले, सच्चाई तो मैं आपको बता दूं। नहीं तस्वीर खान साहब की है, मैगज़ीन भी बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है वो थोड़ा प्रॉब्लम है। अब यकीन जाने, कसम ले लें आप मुझसे, मेरा ये बिल्कुल भी एजेंडा नहीं था कि मैं इसके ऊपर बात करूंगी। मैं क्यों किसी के एहसासात को मजरूह करूं, मैं क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का दिल दुखाऊं। मैं नहीं दुखाना चाहती। ऑलरेडी उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, 150 के करीब मुकदमात बने हुए हैं इमरान खान साहब के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, जेलों में लेके जाया जा रहा है, मतलब हो रहा है, जुल्म हो रहा है, यू नो, मतलब दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। अब ऐसे के अंदर मैं भी लाइक यू नो, इस सहाफ़त एक तरफ, एक पर्सनालिटी भी होती है। मेरी ट्रेनिंग घर से ऐसी की गई है कि अगर किसी शख्स का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसके ऊपर डोंट बी दैट हार्ड, यू नो, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए मेरा भी, मैं पिछले कुछ अरसे से, आपने भी देखा होगा बहुत से लोग वैसे इसके ऊपर कह भी रहे हैं कि लगता है कि जी जो बीनिश हैं वो नाराज़ हो गई हैं नून लीग से, या वो कह रहे हैं कि जी लगता है कि जी वो इमरान खान की तरफ हो गई हैं उनकी पॉपुलैरिटी देख करके। ये नून लीग की तरफ किसे नाराज़ होना और इमरान खान की तरफ जाना, ये वाला मामला नहीं है। मामला ये है कि जब आपके सामने एक स्टोरी आती है, और ये मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, रमज़ान का महीना है, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्या देना है। आई एम एन एंकर, आई लव माई प्रोफेशन, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन TV, आई वॉन्ट टू वर्क इन दिस प्रोफेशन एंड दैट इज़ माई पैशन। मुझे इसके अलावा और कोई मल्टीपल प्रोफेशन एडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक पॉपुलैरिटी स्टारडम की बात है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है मेरे प्रोफेशन का, वो सियासतदानों के प्रोफेशन का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। मतलब इमरान खान साहब की अगर पॉपुलैरिटी है जो कि है, वो इसलिए है क्योंकि इमरान खान साहब हैज़ नेवर बीन अ पॉलिटिशियन, वो हमेशा से एक स्टार रहे हैं। वेल दैट्स अ बिग डिबेट, दैट्स अ लॉन्ग डिबेट जो हम किसी और दिन करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्रिकेटिंग हीरो थे और उसके बाद वो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में आ गए। बिल्कुल, अगर मैं आपको आम जबान में समझाऊं कि अगर आप सलमान खान हो या अमिताभ बच्चन हो, फॉर दैट मैटर, इवन जिया बच्चन हो, रेखा हो, हेमा मालिनी हो, वो सारी की सारी पॉलिटिक्स में आ गए बाद में, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक्टर्स ज़्यादा बड़े हैं और इसीलिए उनकी एक्टिंग की वजह से, उनकी स्टारडम की वजह से उनको पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच करती हैं कि जी आप आ जाएं ताकि एक स्टारी फेस आ जाए, यू नो। सो ऐसा होता है। अगर अभी कल को आप ये कहें कि जी सलमान खान भारत के प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ लें तो क्या वो उतने ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे? तो ज़रूरी नहीं होता, राइट। अच्छा खैर, अच्छा जी वापस आए। तो ये जो तस्वीर है ना, मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सच तो आपको बताऊंगी ना। देखिए सच मैं आपको बताऊंगी। पीटीआई वाले इसको ऐसे प्रमोट करें कि अरे भाई पता नहीं क्या हो गया कि जी अभी टाइम मैगज़ीन के कवर पे इमरान खान साहब आ गए हैं और ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये वाहिद इमरान खान साहब नहीं है जो टाइम मैगज़ीन के कवर पे है, लेकिन इस तस्वीर के हवाले से स्पेसिफिकली मुझे आपको ये बताना है कि जो पीटीआई की जो एक कल्ट फॉलोइंग है वो इसका फ्रंट पेज टाइम मैगज़ीन का शेयर करके ये बता रहे हैं कि देखें जी कितना ज़बरदस्त काम हो गया, लेकिन वो आपको असलियत नहीं बता रहे हैं। तो मैं आपको असलियत बताती हूँ कि इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और इकोनॉमिकली पाकिस्तान को कुछ नहीं पता कि वो किधर जा रहा है और इतने बुरे हालात हैं, तो उसका जो सेट किया था ना पैटर्न, वो जहाँ से शुरुआत हुई थी वो इमरान खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में हुई थी।
उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थी जिसकी वजह से ये हुआ। दूसरी चीज़ कि जो उन्होंने कहा कि जी सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट इंक्रीज़ हुआ था दहशतगर्दी के हवाले से जो डेथ टोल था वर्ल्ड वाइड 2022 के अंदर, और इसको ऑफ कोर्स वो इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब हमेशा से ही तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के ऊपर बात करते रहे हैं। सो बेसिकली जो आर्टिकल के अंदर चीज़ लिखी है वो नहीं बताई जा रही है कि भाई क्यों ये लिखा है, लेकिन आर्टिकल का जो फ्रंट कवर है वो ज़ोरों शोर से हैशटैग के साथ शेयर किया जा रहा है कि खान ने तो कमाल कर दिया। वाकई भाई यार, इमरान खान साहब ने जो किया है ना वो कोई और नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई और नहीं कर सकता। वाकई जो इमरान खान साहब ने किया, नई जहतों को, नई जिद्दतों को उन्होंने छुआ है हर लिहाज से, पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हों, जब शेर व शक्कर होना हो, इस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल करना हो, तो उसके अंदर भी इमरान खान साहब की कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का इस्तेमाल किया, कोई आज तक रत्ती भर नहीं कर सका। मतलब नवाज शरीफ को पूरी ज़िंदगी ये ताना मिलता रहा कि भाई ये ज़ियाउल हक की नर्सरी से आए हैं, ज़ियाउल हक की नर्सरी से आए हैं। एक टेन्योर नवाज शरीफ साहब का पूरा नहीं हुआ, एक टेन्योर पूरा नहीं हुआ। इमरान खान साहब फौज की नर्सरी से आए नहीं थे, लेकिन जब उनको फौज ने अडॉप्ट किया उसके बाद जिस तरीके से अंग्रेजी में कहते हैं ना कि उन्होंने मिल्क किया, यानी कि जितना उन्होंने निचोड़ा है फौज को, किसी और ने नहीं निचोड़ा। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि कोई और कर भी नहीं सकता। शहबाज शरीफ साहब जितनी चाहे मर्जी कोशिश कर लें कि वो इस्टेब्लिशमेंट को सेट रखें, इस्टेब्लिशमेंट के सामने सर झुका कर चले, उनसे भी वो नहीं हो पाएगा जो इमरान खान साहब से हुआ। अब इमरान खान साहब गालियां देने पर आए हैं इस्टेब्लिशमेंट को। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के राज अफशा करने के लिए आए हैं। इमरान खान साहब जो है वो गालियां देने पर आए हैं इस्टेब्लिशमेंट को और फौजियों को, और उनके खिलाफ जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अंदर भी कोई मिसाल नहीं मिलती इससे पहले की, और ना आगे मिलेगी। तो जो इमरान खान साहब करते हैं ना वो कमाल करते हैं, उन जैसा कमाल कोई नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ लगे हाथों कि जी इसके अलावा और कौन कौन है जो कि टाइम मैगजीन के ऊपर आ चुका है। सो लेट्स नॉट फॉरगेट, बेनज़ीर साहिबा आई हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आई हैं, बहुत दफ़ा आई हैं। एक दफ़ा तो टाइम मैगजीन ने उनके हवाले से जो कवर पे छापा था वो था द केस अगेंस्ट भुट्टो। Did the former Pakistani leader and her husband steal billions, or is the government out to smear them? Number 1. दूसरी दफ़ा जी टाइम मैगजीन के कवर पर, अच्छा ये जो दूसरी फ़ोटो है ना ये मेरी बड़ी वैसे फेवरेट है। इसके ऊपर लिखा हुआ है भुट्टोज बर्डन्स, इट विल बी फार फ्रॉम ईजी फॉर बेनज़ीर टू रीमेक पाकिस्तान्स पॉलिटिक्स। इसके अलावा भी एक और मैगजीन के कवर पे टाइम के एक दफ़ा और बेनज़ीर साहिबा आई, नो वन कुड सेव बेनज़ीर भुट्टो। यू नो इसका ये कैप्शन था कि नो वन कुड सेव बेनज़ीर भुट्टो, वाई वी नीड टू सेव पाकिस्तान। और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब भी आए हैं, और ये सारे लोग इमरान खान साहब से पहले का फीचर किए हैं टाइम मैगज़ीन में। वो लिखते हैं जी कवर टाइम मैगज़ीन का, जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब की फ़ोटो आई, पाकिस्तान अ नेशन एट रिस्क, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान्स न्यू लीडर इनहेरिट्स अ ब्रोकन स्टेट, कैन ही फिक्स इट। और फिर इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब भी ये दूसरी दफ़ा आए हैं, इससे पहले भी ऑफ कोर्स इमरान खान साहब जो हैं वो इसके कवर पर टाइम मैगज़ीन के आ चुके हैं। अब ये मैंने आपको असलियत बता दी है इन दोनों फ़ोटो की। अब मैं आपको वेरी क्विकली बता दूं कि जी फ़ैसले में क्या हुआ, और जो फ़ैसला जो नहीं मान रहे हैं जो कि हुकूमत है, तो उन्होंने क्या करना है या उनके साथ अब क्या होना है। तो मैं बताऊँ, वैसे होना उनके साथ बुरा है। वो इसलिए बुरा होना है क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक स्टांस लेते हैं तो हर चीज़ की एक प्राइस होती है। स्टांस सही हो गलत हो दैट इज़ डिबेटेबल, लेकिन उसकी एक प्राइस होती है। और क्योंकि अब पीडीएम की जो हुकूमत है उन्होंने एक स्टांस लिया है, और जाहिर सी बात अब जब स्टांस लिया है तो उसकी एक भरपाई भी होगी, और मेरे ख्याल से कि वो इस कीमत को अदा करने के लिए तैयार हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको सुनी है, नवाज शरीफ साहब तो डट गए हैं। वो पहले भी डटे हुए थे। मैंने वही कहा ना, ये इस हुकूमत से देर होगी, इनको पहले रेफरेंस करना चाहिए था। इनको पता था कि अगर इस किस्म के डिसीजंस आ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट अब डिसीजन दे रहा है उस डिसीजन को ना मानना या ये कह देना कि ये अक़लियती फ़ैसला है और इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता, ये चाइल्डिश है। ये चाइल्डिश है। हुकूमत सियासतदानों के ऊपर बेस कर रही है। सियासतदानों को लड़ना चाहिए। बिलावल हैं इस हुकूमत के अंदर, और बिलावल से बेहतर अदालती जंग मेरा नहीं ख्याल कि कोई लग सकता है, बिकॉज उनकी लेगेसी ऐसी है। आसिफ अली जरदारी साहब तो कहते हैं कि मैं कोर्ट्स को भगा के थका के उनको डील करता हूँ। तो भाई इनको कोर्ट्स को भगा के थका के डील करना चाहिए। अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग जो तुर्रा इम्तियाज़ लेती है कि भाई जो वकला तहरीक इन्होंने की थी इफ्तिखार चौधरी के लिए,
हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या पाया, इनको अभी तक लॉयर्स के साथ डील करना नहीं आया, इनको अभी तक जुडिशरी के साथ डील नहीं करना आया। सो लाइक यू नो, बीइंग पॉलिटिशियंस दे शुड ऑलवेज फाइट और फाइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मानती हूँ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, मान लिया एक लम्हे के लिए कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड ले रहे हैं, मान लिया एक लम्हे के लिए कि आप लोगों को यानी हुकूमत को बेंच से प्रॉब्लम थी, मान लिया कि सब बातें मान ली, लेकिन फाइट बैक क्या हुआ जब आपको पता था बेंच से प्रॉब्लम है? बार बार मैं कब से लगातार कहती चली आ रही हूँ कि इनको सही वक्त पर सही डिसीजन लेना चाहिए था। अब आज ये बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि जी रेफरेंस होना चाहिए। 3-4 दिन पहले बिलावल फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कह रहे थे अगर आइन टूटा है तो क्यों नहीं कार्रवाई। मैं और पीछे चली जाती हूँ। यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जिन्होंने 9 अप्रैल को ये वाला, जब ये हुकूमत वाला जो फैसला था उसको किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम के ऊपर, जब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोती फिर रही थी कि रात को 12 बजे अदालतें खोल दी, भाई हमने ऐसा क्या कर दिया, क्या हो गया। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बोल रही थी कि भाई अभी हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि जी पार्लियामेंट कितने बजे आना है, कैसे इजलास होगा। असद उमर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये बोला था ये बातें कि भाई यहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है इदारा वो डिक्टेट करेगा क्या पार्लियामेंट को। तो भाई आज तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माफ़ी मांगनी चाहिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, क्योंकि आज यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, ये 3 रुकनी बेंच के अंदर शामिल थे जिसके अंदर जो उन्होंने जो ये फैसला दिया है। ठीक है, अब इंतखाबात की तारीख आ गई जी 14 मई। आगे ये कहा जा रहा है कि जी तकरीबन हुकूमत जो है वो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करेगी, जिसका ये मतलब है कि 10 अप्रैल को अगर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी नहीं किए तो 11 अप्रैल को हुक्म अदूली होगी। हुक्म अदूली का मतलब यह कंटेम्प्ट होगा, और कंटेम्प्ट की सूरत के अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आर्टिकल है एक, ठीक है, आइन का, और आर्टिकल है जी 220, और आइन का आर्टिकल 220 क्या कहता है, अगर मैं आपको आसान ज़बान में वो समझाऊं तो उसका आर्टिकल ये कहता है कि भाई हाई ट्रिजन पनिशमेंट यानी कि आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हो सकता है। मैंने पूछा लॉ एक्सपर्ट से कि ये क्या सूरत हाल है, तो जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हैं, उनको मैं कोट कर लेती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है उनको ही मैं कोट कर रही हूँ तो उनका नाम भी लूँगी। तो वो ये फरमा रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेट नहीं दे सकती, यानी कि आज जो एक रोल अपनाया सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का, तो ना सिर्फ 14 मई की डेट दी बल्कि ये भी बता दिया 10 अप्रैल को ये करना है, 17 को ये करना है, 13 को ये करना है, फलाना टमकाना, सारी डिटेल्स उन्होंने बता दी। डिटेल्स आप तक पहुंच गई होंगी, मुझे उसको वीडियो के अंदर शामिल करके मैं खामखा वीडियो को लंबा करूँ, खामखा आप लोग का भी टाइम ज़ाया करूँ। वो लॉ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे जैसे हुकूमत ये नहीं कर सकती एक चाइल्डिश एटीट्यूड के जी हम इसको नहीं मानते। भाई इनको फाइट करना पड़ेगा, और फाइट इनको लीगल तरीके से करनी पड़ेगी, सियासी फाइट इनको सियासी तरीके से करनी पड़ेगी, और ये इनको करना चाहिए, बिल्कुल इनको करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत कह रही है कि जी हम तो नहीं करेंगे और हम इस पे अमल नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मुस्तरद कर दिया, तो मुस्तरद करने की सूरत में और अमल ना करने की सूरत में आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिवेट होता है, और आर्टिकल 220 ये कहता है कि जी हाई ट्रिजन पनिशमेंट होगी, यानी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब पाए जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि ये लॉ एक्सपर्ट्स, और ये कोई एक लॉ एक्सपर्ट की मैं बात नहीं करी, मैंने मुख्तलिफ लॉ एक्सपर्ट से पूछा, जस्टिस रिटायर्ड अमादुर रहमान लोधी साहब से भी मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा, वो यही बता रहे थे कि भाई जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो फाइनेंस, डिफेंस एंड इंटीरियर, इन तीनों डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिशियल्स, उनको बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये हुक्म पे अमल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर बात है पैसे 21 अरब रुपए का सवाल है बाबा, 21 अरब रुपए का सवाल है, वो 21 अरब रुपए तो वफाक ने देने हैं, और जब वो नहीं आएंगे तो तीनों डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस ने देनी है, फाइनेंस है, इंटीरियर है, इन तीनों को बुलाया जाएगा। अगर इन लोगों ने कंप्लाई नहीं किया तो फिर इन तीनों के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई होने का मतलब यह है कि ये तीनों मिनिस्ट्रीज तो उड़ जाएंगी, उन पर कंटेम्प्ट लगेगा, उड़ने का मतलब ये। और फिर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें शहबाज शरीफ साहब की, और क्योंकि ये कैबिनेट के अंदर बैठ करके डिसीजन हुआ है, ठीक है, कैबिनेट में बैठ करके डिसीजन हुआ है और इसकी अप्रूवल जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ने दी है मुल्क के, विच इज़ एट द पॉइंट शहबाज शरीफ साहब कि जी हमने नहीं देने फंड्स या हमारे पास फंड्स नहीं है देने के लिए, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनके ऊपर भी
ये पनिशमेंट लागू होगी। सो बेसिकली इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ इन डेंजर, इट इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर, इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो कि डेंजर में है। ठीक है, ये 4 लोग। अब ये सब तब होगा जब 10 अप्रैल को 21 अरब रुपए नहीं दिए जाएंगे। मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात ये है कि जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, उन जस्टिस एजाजुल हसन साहब को भाई ये निगरां जज मुकर्रर किया गया है और इसका ये मतलब है कि 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को ये अपने चैम्बर में बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको 21 अरब रुपए मिल गए। अगर 21 अरब रुपए इनको नहीं मिले होंगे तो फिर पूरी आगे कार्रवाई होगी, हुक्म अदूली और ये सारा कुछ। तो मसला ये है कि ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जी उसको इंतखाबात 14 मई को चाहिए, लेकिन हुकूमत ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि वो इंतखाबात 14 मई को नहीं चलाएगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मज़ीद रौला पाएगा, मज़ीद लड़ाई होएगी, हालात ठीक नहीं होने वाले, 14 मई तक तो नहीं होने वाले। अगर एक दफ़ा हुकूमत ने 10 अप्रैल तक फंड्स जारी कर दिए, अगर 10 अप्रैल को 21 अरब रुपए मिल जाते हैं तो फिर तो हर सूरत इंतखाब होगा और इंतखाब को कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर 10 अप्रैल को पैसे नहीं देती इलेक्शन कमीशन को तो फिर भाई इंतखाब नहीं होंगे और कंटेम्प्ट की कार्रवाइयां होंगी और मजीद आगे लीगल बैटल चलेगा। जो भी होगा वो एक कियास की सूरत में होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूं, इंतखाब नहीं होंगे। और ये प्राइस पे करने के लिए हुकूमत तैयार है। उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक ये है कि जी हुकूमत के दिमाग में भी ये चल रहा है कि भाई कंटेम्प्ट लगेगा, आर्टिकल 220 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑटोमेटिकली राह हमवार कर रही है कि इमरजेंसी लग जाए या फौजी भाई आकर के बैठ जाए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे महाज खोले हुए हैं, खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक महाज एस्टैब्लिशमेंट के साथ खोला हुआ है, एक महाज उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ खोला हुआ है, एक महाज उन्होंने हुकूमत के साथ खोला हुआ है, पीडीएम के साथ उन्होंने खोला हुआ है, और एक महाज उनका अपना विद इन सुप्रीम कोर्ट भी है। क्योंकि जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक डिवाइड है। बिकॉज मैं बाकी जजेस की तो बात ही नहीं करी, वो 4 जजेस जिन्होंने 4-3 का फैसला दिया, जो ये मानते हैं कि जी 4-3 से फैसला है, वो 4 जजेस तो एटलीस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, एटलीस्ट ऑन दिस नोट। तो भाई ये बस अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह ही खैर करे, लेकिन इंतखाबात 14 मई को भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सी बातें, बड़ी तकरीरें हो रही है, बड़ी बातें करनी है आपसे मैंने, वो मैं आपसे अगली वीडियो में करूँगी।